बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट ईयर उर्दू का 5वां लेक्चर और पिछली क्लास में हमने ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर दोनों की दो गजलियात पढ़ ली हैं और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम गालिब की गजल का आगाज करेंगे। गालिब की गजल से। अच्छा जी, आज का लेक्चर सिर्फ गालिब की एक गजल पे होगा, इसलिए थोड़ा सा मुख्तसर लेक्चर होगा आज का, क्योंकि गालिब को समझना, गालिब को पढ़ना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए और गालिब को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, गालिब की एक वीडियो आप लोगों को भेजी जाएगी जिसमें गालिब का पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। गालिब मूवी जो है उसका एक क्लिप है और उसके साथ थोड़ा सा पीछे से वॉइस ओवर भी है, तो उससे आपको गालिब को समझने में आसानी हो जाएगी। अलबत्ता फिलहाल गालिब के बारे में जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई ये बता रहा हूँ, और वो वीडियो जो आपको भेजूंगा मैं, जैसे आपको क्लास का लिंक आता है इसी तरह वीडियो भी आ जाएगी, उससे आपको गालिब को और समझने में आसानी होगी। विजुअलाइज आप कर लोगे तो और समझने में आसानी होगी। जी, नाम मिर्जा असदुल्ला खान, मैंने आपको बताया था इनका असल नाम मिर्जा असदुल्ला खान बेग है। गालिब बाद में इन्होंने तखल्लुस रखा। तारुफ शायर में गालिब का ये अपना शेर है, अगर आप इसको याद कर सको ये बहुत अच्छा, स्टार्टिंग के लिए बहुत खूबसूरत हो जाएगा। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। गालिब का शेर और बहुत मजेदार शेर। अच्छा भाई, ये गालिब के कुछ अलकाबात हैं जिनसे लोगों ने गालिब को पुकारा। नजीबुद्दौला। अच्छा, इसके बाद ये वाला आप हटा देना, कुछ रीजन है इसकी वजह से कह रहा हूं। मिर्जा नौशा और असदुल्ला खान गालिब, ये पूरा पूरा आगे वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो ये लिखने से मना इसलिए कर रहा हूँ, भूल जाओगे, गलत लिखोगे नंबर कटेंगे। ये भी लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, इसको भी हटा ही दो तो बेहतर है। मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, उर्दू जबान के सबसे बड़े, अच्छा तारीख में नहीं लिखनी इनकी, तारीख पैदाइश तारीख वफात लिख लो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कंफ्यूजन हो तो मत लिखना। सबसे बड़े शायरों में से एक समझे जाते हैं, ये तस्लीम शुदा बात है कि 19वीं सदी गालिब की सदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 19वीं सदी को गालिब की सदी कहा जाता है क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा शायर गालिब, जबकि 18वीं सदी मीर तकी मीर की थी और 20वीं सदी इकबाल की। इन्होंने और वजाहत कर दी कि 18वीं में मीर थे, 19वीं में गालिब है, 20वीं में इकबाल। इस वक्त 21वीं चल रही है। गालिब की अजमत का राज सिर्फ इनकी शायरी का हुस्न और बयान की खूबी ही नहीं है। इनका असल इनका असल कमाल तो वो जिंदगी के हकायक और इंसानी नफ्सियात की गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान करते थे। अजब गालिब ने उर्दू शायरी को नया मोड़ दिया और मौजूआत शायरी को वुसअत और तनो बख्शा, यानी वैरायटी दी। तनो का मतलब होता है वैरायटी देना, यानी गजल के मौजूआत, गजल के टॉपिक्स में वैरायटी लेकर आए। तो अगर आखिरी वाली लाइन आप हटा भी देते हैं तब भी चल जाएगा और आपका इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। एक जुमला जो आखिर में, ये जो जुमला मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला जुमला लाजमी लिखना, ऊपर वाली चीज स्किप कर देना, लेकिन ये जुमला लाजमी लिखना। गालिब की दीवान को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब कहा गया, यानी गालिब की जो शायरी की किताब है, जो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बता भी दूंगा, मेरे पास मौजूद है दूसरे रूम में। तो गालिब की उस किताब को हिंदुस्तान की इल्हामी यानी आसमानी किताब कहा गया। हिंदुस्तान में आसमानी किताब कहा गया क्योंकि गालिब ने अपनी शायरी में यूं समझ लें कि जो तसव्वुफ के रंग बयान किए, जो रब की कुदरत बयान की, वो किसी आम बंदे के लिए बयान करना नामुमकिन है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि गालिब ने खुदा के राजों को बयान किया। ये कोई आसमानी किताब ही हो सकती है। तो इस वजह से बदअकीदा लोगों ने गालिब की किताब को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब लिखा। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ये वाली हेडिंग मैं कुछ चीजें रिमूव कर रहा हूं, कुछ चीजों से मार्किंग, जैसे ये वाले ना लिखो खैर चलेगा, लेकिन वो जो अभी जो मार्क करवाए ये लाजमी लिखना है, जो आखिरी वाली लाइन। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आ चुके हैं गालिब की पहली गजल के पहले शेर पर। गालिब की मासूमियत देखें कि इस मासूमियत पे कौन कुर्बान ना हो, कि अपने दिल से पूछते हैं कि ऐ दिल तेरी बीमारी की वजह क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है।
आखिर इस दर्द की दवा दे। हम सभी जानते हैं गालिब यहाँ किस बीमारी की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उस बीमारी को हम इश्क के नाम से जानते हैं। इश्क का सबब दिल की तकलीफ पर परेशानी का इजहार कर रहे हैं, यानी इश्क की वजह से दिल जो बेकरार और बेचैन हो रहा है उस पर गालिब परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि ये क्या बीमारी है तुझे और इस बीमारी की दवा क्या है। मासूमियत दर मासूमियत ये कि एक तो खुद जानते हैं कि ये इश्क है, लेकिन फिर भी नन्हे बन गए, और उसके बाद अपने दिल से ही पूछ रहे हैं कि जो तुझे इश्क हुआ है इस इश्क की दवा क्या है। तो ये गालिब की मासूमियत है। फनी खूबी इसमें एक ही है कि ये मतला यानी गजल का पहला शेर। अब इसकी तशरीह देखते हैं। जो भी मैंने बताया तशरीह में वही चीज बस जरा घुमा कर आए। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का एक शेर सादा और आम फहम होने के साथ साथ अपने अंदर मानवियत लिए हुए है। यानी ये वाला जो शेर है ये बहुत सिंपल है और सिंपल होने के साथ साथ अपने अंदर मीनिंग्स लिए हुए, मानवियत यानी मीनिंग्स, अपने अंदर मीनिंग्स लिए हुए। इसमें वो रोजमर्रा के जो मुहावरात होते हैं, रोजमर्रा की जो बातें होती हैं, वो अंदाज इस्तेमाल करते अपनाया इन्होंने। शायर पहले मिसरे में अपने दिल से मुखातिब होते हुए कह रहा है कि ऐ नासमझ दिल तुझे क्या हो गया, यानी जानता है वो हुआ क्या, मगर फिर भी हम जानते हुए पूछते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, हालांकि नजर आ रहा है सामने हुआ क्या। तो ये वो उस अंदाज को इख्तियार कर रहे हैं और अपने दिल से पूछ रहे हैं दिल तुझे क्या हुआ है, हालांकि ये जानते हैं क्या हुआ मगर फिर भी पूछ रहे हैं ऐ दिल तुझे क्या हुआ है। और अगर ऐ दिल तेरा यही हाल रहा तो फिर इसका इलाज क्या है। अब तो महबूब की तरफ से मुंह मोड़ लेना है, यानी अगर महबूब मुंह मोड़ ले तो तू तबाह हो जाएगा, और अगर तू महबूब की तरफ लगा रहा, महबूब के इश्क में तू मुब्तला रहा तो ऐ दिल तेरा क्या ठिकाना बनेगा। और जब तक तू इश्क में मुब्तला रहेगा तब तक तू किसी काम का नहीं रहेगा। तो जरा ये बता, अपने दिल से ही पूछ रहे हैं कि ये बीमारी जो इश्क की सूरत में तुझे लाहक हुई है इसका इलाज क्या है, इससे कैसे रिकवर हुआ जाए। तबाह हो जाऊंगा, मर्ज इश्क के सिवाय तर्क करने की कोई इलाज नहीं। यानी ये जो बीमारी है इसका इलाज सिर्फ एक है कि इश्क को तर्क कर दिया है, यानी इश्क को छोड़ दिया है। लेकिन इश्क को छोड़ पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इश्क एक ऐसी बीमारी है जो आती इंसान की मर्जी से है किसी हद तक, लेकिन जाती इंसान की मर्जी से नहीं। किसी हद तक मैंने किसी वजह से, वैसे तो इश्क ना पूछ के आता है ना पूछ के जाता है। तो ये इसकी तशरीह थी, बहुत सिंपल। अपने दिल से मुखातिब है कि दिल तुझे क्या हुआ, ये जो तू इश्क में मुब्तला हो गया है, अरे भाई इसमें तो तू तबाह हो जाएगा। इस बीमारी का इलाज क्या है, और साथ में ये भी बता रहे कि इसका इलाज क्या है कि इश्क को तर्क कर दिया जाए, यानी इश्क को छोड़ दिया जाए। लेकिन इश्क को छोड़ पाना मुमकिन नहीं होता। अच्छा जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा यहाँ पे मरकजी ख्याल या बुनियादी नुक्ता लिखना जरूरी है, फनी खूबी लिखनी जरूरी है, और इसके अलावा एक और चीज आ जाती है लफ्जों के माने, वो लिखने जरूरी नहीं है। मतलब ये दोनों लिखना जरूरी, ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन लिखोगे तो खूबसूरती आएगी। आगे बढ़ते हैं अब हम। शायर कहता है मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछोगे मुद्दा क्या। अच्छा जी, महबूब की बेरुखी का बयान कर रहे हैं, महबूब को कह रहे हैं कि मेरा मुंह ना खुलवा, मेरे मुंह में भी जबान है, अभी कुछ बोल दूंगा। धमकी दे रहे, बंद अल्फाज में धमकी दे। तो इसमें खैर कोई फनी खूबी नहीं है। और मुद्दा क्या, यानी असल मकसद क्या है, असल बात क्या है। इस शेर में शायर अपने महबूब से कहता है कि तुम, एक मिनट मैं जरा टूल चेंज करूँ, बॉक्स बनकर लाइन ड्रॉ करनी है। इस शेर में शायर अपने महबूब से कहता है कि तुम मेरे अहवाल दूसरों तक पहुंचाते फिरते हो, जो हमारे अहवाल हम खुद तक से जानने की कोशिश करो, यानी अपने अहवाल जो हैं, हमारा हाल, हमारी कैफियत, हमारी कंडीशन जो हम सिर्फ तुमसे बयान करते हैं, तुम औरों से बयान कर, हमारे राज, हमारी बातें तुम दूसरों से बयान कर रहे हो। हमारे पास भी तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है,
तुम जो हमारे राज दूसरों को बयान कर रहे हो तो सुन लो, हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ है। शायर दूसरे मिसरे में ख्वाहिश जाहिर करता है कि ए मेरे महबूब, काश तुम हमसे पूछो कि हमारी ख्वाहिश, हमारा मकसद क्या है। हमारे पास भी बहुत जख्म और शिकायतों के अंबार है, कभी तुम हमसे तो पूछो। यानी तुम जो दूसरों को कह रहे हो कि गालिब हमारे जख्मों को नहीं पूछ रहा, या फिर उसको जरा और इजी कर देते हैं, यानी वो बातें जो हमसे करनी है, जो हमारे शिकवे शिकायत है, वो हमसे करो ना, वो दूसरों से करके क्या फायदा। अरे भाई, जो मुझ में कमी है, जो मुझ में कोताही है, वो मुझसे करोगे तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। किसी और को कह के मुझसे सॉल्व करने की उम्मीद कैसे रख रहे हैं। और जो तुम दूसरों को मेरे राज बताते फिरते हो, अरे भाई गलतियां कमी कोताही तो तुम में भी है, कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो किसी से नहीं कहता। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, असल बात क्या, असल मकसद क्या, पूछो तो सही। जबान मेरे मुंह में भी है, लेकिन मैं समझा रहा है, बता रहा है कि ना कहो, और ना जबान मेरे मुंह में भी। तो गालिब यहाँ पे बड़े लाइटर अंदाज में महबूब को धमकी देता हुआ हमें नजर आता है। अच्छा जी, यहां तक जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि आपको याद रहे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नोट्स जो है ये आपको मिल जाएंगी, आप देख भी रहे हैं अल्फा वालों ने कॉपी किए हुए। मैं बेसिकली ये अनीस हुसैन के हैं, लेकिन अल्फा वालों ने कॉपी किए हुए। तो ये नंबर भी आ रहा है, नोट्स घर पे पहुंचाने का इंतजाम है, तो आप में से कोई चाहे तो इनसे मंगवा भी सकता है, चाहे तो पीडीएफ मुझसे भी ले सकता है। मैंने इसीलिए चीज नहीं हटाई, ये जो लोगो इनका लगा हुआ था मैंने इसीलिए नहीं हटाया। मैंने कहा अगर आप में से कोई किसी को इसमें से पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो वो इसके प्रिंट आउट ना निकलवाए, कॉस्टली हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, वो इनसे मंगवा ले फोन करके। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा ये नोट्स अगर आप मंगवाते भी हो, ये आपको कम से कम उससे सस्ते मिलेंगे जो आप लोगों को चूरन बेचा जाता है। जो 250-250 वाला चूरन बेचा जा रहा है उससे तो खैर सस्ते ही पड़ेंगे। जी बेटा, फाराबी की और फरीदी की गाइड बुक भी ली जा सकती है। सब्जा गुल कहाँ से आए, अबर क्या चीज है, हवा क्या है। अबर वैसे बारिश को भी कहते हैं, बादल को भी कहते हैं, बारिश के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसरार कुदरत पे ताज्जुब का इजहार। इसरार कुदरत यानी कुदरत के राज, ताज्जुब यानी हैरत का इजहार। इस शेर में शायर खुदा ताला को मुखातिब करके कहता है, ए खुदा, जब तेरे बगैर कोई दूसरा मौजूद ही नहीं तो दुनिया में इतनी हंगामा आराई क्यों हो रही। बड़ी गौर तलब बात है। कहता है कि जब अरब तेरे सिवा कोई नहीं है तो ये सारी चीजें, ये सब कैसे हो रही। ये हरी हरी घास और फूल क्यों दिल को लुभा रहे हैं, दिल को लुभा रहे हैं यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अबर क्यों छा रहा है, यानी बादल क्यों छा रहे हैं, छाता है। हवा हर चीज को क्यों झंझोड़ती है, या क्यों छेड़ती है, या क्यों यहां से वहां करती है। मतलब यह है कि इस दिल फरेब मंजर ने क्यों सबको अपना दिल दादा बना रखा है। दिल फरेब मंजर यानी दिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, दिल दादा यानी अपना एक तरह से गुलाम, या फिर यूं समझ लो कि बंदा जिस चीज को बार बार देखना चाहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब यह है कि दिल फरेब यानी खूबसूरत मंजर जो दिल को अच्छा लगे। दिल फरेब मंजर ने क्यों सबको अपना दिल दादा बनाया हुआ है, यानी अपना फैन बनाया हुआ है। और क्यों तेरी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। दरअसल शायर फरियाद कर रहा है कि लोग हकीकत से गाफिल होकर मादी जलवों की तरफ क्यों मुतवज्जा हो रहे हैं। यानी जो चीज रियलिटी है लोग वो क्यों नहीं देखते। लोग जो चीज बस नजर आ रही है आंखों से, बस उसी पे बिलीव क्यों करते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राज होते हैं। तो शायर ये कह रहा है ना, सब्जा गुल कहां से आए। लोग ये नहीं देख रहे कि ग्रीनरी कहां से आई है, लोग ये नहीं देख रहे कि ये अबर यानी ये बारिश है, ये बादल कहां से आ रहे हैं। लोग सिर्फ वो मंजर को एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे सामने हो रहा है हम उस पर गौर फिक्र नहीं कर रहे होते कि ये चीज क्यों किस लिए हो रही है। हम सिर्फ या तो उस मंजर से गमगीन हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। हम उस चीज के होने के रीजंस को नहीं देखते। अगर कहीं कोई ताल्लुक मुनकता हो रहा है, कहीं कोई ताल्लुक कट रहा है, कहीं दूरी पैदा हो रही है,
तो हम अपने आप को उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से रिश्ता खराब हो। और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या। महबूब को आशिक से अच्छा बर्ताव करने की तलकीन कर रहे हैं, यानी महबूब को कह रहा है कि अरे भाई वो तेरा आशिक है, उससे तो सही तरह पूछ ले, तू भला करेगा तो तेरा भला होगा। यानी यूं समझ लें कि इन्होंने पहले क्या कहा था, जरा धमकी वाले अंदाज में थे, महबूब सीरियस हो गया, तो अब महबूब को समझा रहे हैं कि भाई मजाक कर रहा था, तुम अच्छा रवैया रखो तो मैं भी अच्छा रखूंगा। तो गालिब यहाँ पे आजिजाना या फिर यूं समझो कि दरख्वास्त के अंदाज में आ चुका है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं ताकि दूसरी इसके दो जावियों से डिफाइंड हुआ है, मैं दोनों बयान कर सकूं। जाविये कहते हैं एंगल। अच्छा भाई, गालिब इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तू भला करेगा तो खुदा भी तुझे इसका अजर अजीम देगा। गालिब खुद को फकीर बताते हुए कहते हैं कि मैं तो बस एक दरवेश हूं और एक दरवेश तुझसे यही सवाल करता है कि तू मेरी झोली इश्क से भर दे। मैं दुनिया की नेमतें और दुनिया की दौलत तुझसे नहीं मांगता, तुझसे मोहब्बत करने में तेरा नुकसान बिल्कुल भी नहीं, फायदा ही होगा। और ये दुनिया में तुझे इसके बदले मैं तुझे मोहब्बत दूंगा, और आखिरत में खुदा तुझे इसका बेहतर सिला अता करेगा। तो यही वाली इसकी तशरीह काफी है, दूसरी वाला जो हिस्सा उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, ये इसके बाद देख लेते हैं कौन सा शेर है। मेरे ख्याल से इसके बाद हमारा वही जो शायर के नाम वाला शेर होता है वही है। अच्छा जी, मैं इसको क्लास में जिस तरह एक्सप्लेन करता था मैं उस तरह एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूँ इस वक्त, क्योंकि हमारे पास अब टाइम शॉर्ट रह गया, इसीलिए मेरी कोशिश होती है पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊं ताकि वो चीज ध्यान में रहे। क्योंकि टीचर का टैलेंट ये नहीं है कि वो किसी चीज के बारे में कितनी डिटेल दे सकता है, उसका टैलेंट ये है कि याद करने के लिए कितना पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता सकता है ताकि वक्त कम हो और ज्यादा चीजों को कवर किया जा सके। चले जी और आगे बढ़ रहे हैं हम। मेरे ख्याल से हाँ, गालिब का ये वाला शेर मौजूद है जिसमें गालिब का नाम इस्तेमाल हुआ, लिहाजा हम ये वाला शेर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये फिर आज अभी जो हमने पढ़ा वो वाला शेर हमारा लास्ट था आज के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिकॉर्डिंग फिलहाल रोक रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में पूछ ले, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसी में डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर भी मौजूद है और ये बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस पे व्हाट्सअप करके जो अगर कंफ्यूजन या जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। ये वाले जो नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं अगर आप मंगवाना चाहें तो उस पर नंबर आ गया था, वो जो अल्फा कॉर्पोरेशन है वहां से मंगवा सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे इस पे ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, अगर कुछ पूछना है तो वो पूछें। रिकॉर्डिंग वालों के लिए अल्लाह हाफ़िज़।